गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एंड किया था टिंडल इफ़ेक्ट से। और टिंडल इफ़ेक्ट जो होता है वो कौन सा फिनोमेनन होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन का एक फिनोमेनन होता है जिसमें क्या होता है कि लाइट स्कैटर भी कर जाता है और लाइट के बीम्स विजिबल भी होते हैं। तो ये हमने लास्ट में पढ़ा था। और उसके अलावा सस्पेंडेड पार्टिकल्स का भी देखा था, सस्पेंशन वगैरह देखा था। तो कुल मिला के ऑलमोस्ट क्लासिफिकेशन सारा का सारा ओवर हो गया था। ठीक है, अब आगे हम पढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर ऑफ ए सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। अब क्या है कि वही सेम एग्जांपल लेते हैं चीनी और पानी का। तो चीनी और पानी का क्या करोगे कि चीनी आपने थोड़ा सा घोल दिया पानी में, एक गिलास पानी लिया, उसमें थोड़ा सा चीनी घोल दिया, फिर थोड़ा सा चीनी और लिया, फिर घोल दिया, फिर थोड़ा सा चीनी और लिया, फिर घोल दिया। तो तब तक हमें चीनी को घोलते रहना है उस पानी में जब तक उस पानी में फर्दर चीनी ना घुल रहा हो। एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि अब आप थोड़ा सा भी, अगर थोड़ा सा भी मिला रहे हो या ज़्यादा मिला रहे हो, कितना भी आप उसको घोलने की कोशिश करो, चीनी अब नहीं घुलेगा। ठीक है, तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है विच कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर ऑफ ए सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। मतलब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो अब वो चीनी को, वो पानी और नहीं घोल सकता। हाँ, अगर टेम्परेचर को और इधर उधर किया जाए, ऊपर या नीचे किया जाए, तो जो उसका जो उसमें जो डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी थी वो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या कह रहा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। क्या कह रहा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस। अब वही, जैसे मान लो आपने पानी लिया और पानी में टोटल मान लो आधा किलो आपने चीनी घोल दिया। एक गिलास पानी में 250 ml पानी में आधा किलो आपने चीनी घोल दिया, उसके बाद नहीं खुल रहा है। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई सब्सटेंस की कि जो अमाउंट ऑफ उसमें सॉल्यूट कितना था, 500 ग्राम, मतलब आधा किलो। तो कह सकते हो कि जो सब्सटेंस है, जो सॉल्यूशन है, जो पानी है, अगर मान लो आधा लीटर पानी लिया था या 1 लीटर पानी लिया था, 1 लीटर पानी में अगर आधा किलो चीनी घुल रहा है, आधा किलो चीनी से ज़्यादा नहीं घुल रहा है, तो बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी उस पानी की कितनी है, आधा किलो चीनी, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ सॉल्यूशन विच कैन डिजॉल्व सम मोर ऑफ ए सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है कि सेम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्यूट्स को ये डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी रखता हो। ठीक है, सैचुरेट नहीं हुआ है मतलब अनसैचुरेटेड मतलब अभी सैचुरेट होने की कंडीशन नहीं आई, अभी और ज़्यादा घुल सकता है उसमें। तो अनसैचुरेशन पहले रहेगा और उसके बाद ही सैचुरेशन आएगा। सैचुरेशन जब आएगा उसके बाद वो फर्दर सब्सटेंस वो उसमें फर्दर नहीं घुल सकता। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड आपको पहले वाली कंडीशन पहले आएगी, फिर उसका सैचुरेटेड वाली कंडीशन आएगी। अनसैचुरेटेड जब तक रहेगा तब तक जो उसमें आप घोल सकते हो, और जैसे ही अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हुआ वैसे ही आपका घुलना बंद हो जाएगा चीनी पानी में। उसके बाद आगे कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वही मुझे लगता है कि जो मैंने अभी बताया वही ये एक्सपेरिमेंट करने को बोल रहा है। आप चाहो तो इसका भी एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स बहुत फ़न टू डू हैं, और मुझे लगता है कि इसको करने में आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च होंगे, और आपको एक्चुअली जो लैब में आपको करके मिलता है वो आप घर पे भी कर सकते हो। तो इट इज़ रियली वेरी गुड। आप हाथ के हाथ जो एक्सपेरिमेंट्स कर ले रहे हो, आप हाथ के हाथ एक्सपीरियंस कर ले रहे हो कि कैसे क्या काम करता है, क्या नहीं काम करता है। तो इसमें कह रहा है कि टेक 50 ml ऑफ वाटर इन 2 बीकर्स एंड ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर with continuous stirring till no more salt dissolves in it. Similarly, add sugar in other beaker with continuous stirring till no more sugar dissolves in it. We get saturated solutions of salt and sugar. तो बीकर जो होता है वो ऐसा करके कांच का कुछ होता है, फ्लैट बॉटम होता है, और ऐसे कोई बर्तन होता है। ठीक है, कांच का होता है ये, आपको लैब के अंदर ही मिलता है ज़्यादातर करके।
ठीक है। इसका जो मटेरियल होता है उसको बोरोसिल बोलते हैं। तो उसके बारे में अभी जानने की ज़रूरत नहीं, जब हम लैब में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा आपको। तो इसमें कह रहा है आगे, इफ़ द मिक्सचर्स आर हीटेड इट डिज़ोल्व सम मोर ऑफ द सॉल्यूट। द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस वेरीज विद टेम्परेचर। अब देखो ये तीनों लाइन का मतलब बता देता हूँ कि पहली बात तो ये जो पहला वाला लाइन कह रहा है, इफ़ द मिक्सचर्स आर हीटेड इट डिज़ोल्व्स सम मोर ऑफ द सॉल्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे जो सॉल्यूशन पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, टेम्परेचर जैसे ही मैंने इंक्रीज़ कर दिया वो सॉल्यूशन अब सैचुरेटेड नहीं रह गया, अब वो अनसैचुरेटेड हो गया है। अब मैं वापस से कुछ और नमक या कुछ और शुगर उसमें मिला सकता हूँ। फर्दर अगर एक टाइम के बाद वापस से चीनी उसमें घुलना बंद हो गया हो तो वापस से मैं टेम्परेचर और इंक्रीज़ करूँगा ताकि वो वापस से अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, और फिर उसको सैचुरेट करने के लिए और मैं उसमें सॉल्यूट डाल सकता हूँ, डिज़ोल्व कर सकता हूँ। अगला पॉइंट कह रहा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस वेरी विद टेम्परेचर। एक तो हर सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी। हो सकता हो जिस 1 लीटर पानी में नमक मान लो 250 ग्राम ही अगर घुला हुआ हो तो चीनी मान लो हो सकता हो 400 ग्राम घुल रहा हो उसमें। ठीक है, तो सारा का सारा वेरी करता है, अलग अलग सब्सटेंसेस से वेरी करता है, अलग अलग सॉलिड पे भी वेरी कर सकता है, अलग अलग सॉल्वेंट पे भी वेरी कर सकता है। और सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस टेम्परेचर से भी वेरी करने लगते हैं। टेम्परेचर आपने ज़्यादा कर दिया तो जो है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, टेम्परेचर आपने कम कर दिया उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। सैचुरेशन जो है जल्दी आ जाता है जब टेम्परेचर लो होता है, सैचुरेशन देर से आता है जब टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन पार्ट है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें तो या तो पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं या तो पूरे के पूरे नंबर जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं। और केमिस्ट्री में भी आपको मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत आ जाएगा, मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, और फिज़िक्स में भी मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। बायोलॉजी में थोड़ा सा रिलेटिवली कम मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन जो बायो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी मैथ्स से थोड़ा सा अटैचमेंट रखना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ 11th के बाद से प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो मेडिकल वाले फील्ड के होते हैं उनका क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ बायो से ज़्यादा मतलब रखते हैं, क्योंकि उनको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं थी और मैथ्स उन्होंने ट्राई भी नहीं किया। फिर क्या हुआ, जब वो MBBS की प्रिपरेशन वगैरह करने गए या MBBS का एग्ज़ाम देने गए तो पता चला कि फ़िज़िक्स आया हुआ है, और फिज़िक्स में तो बहुत सारा मैथमेटिक्स होता है। अगर मैथमेटिक्स ठीक ठाक पढ़ा होता ढंग से तो फिज़िक्स में दिक्कत नहीं आई होती। और मैक्सिमम जितने लोगों का सिलेक्शन नहीं होता MBBS में, वो सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स की वजह से ही ज़्यादातर लोग छटते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अभी से जिनको ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा बर्डन है, तो उनको थोड़ा बर्डन ही सही लेकिन झेलना है, थोड़ा बहुत करके कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि यार चलो ठीक है मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, ज़बरदस्ती का ही सही लेकिन समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन में निकालते क्या क्या है, इसमें देखो सबसे पहले कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो कह रहा है कि कोई भी सॉल्यूशन में या फिर कोई भी सॉल्वेंट में टोटल कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी आप लिख सकते हो या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हो, क्योंकि जैसे पानी में आपने चीनी वगैरह मिलाया तो पानी का जो वॉल्यूम होता है वो ऑलमोस्ट सेम रह जाता है ना, वो ज़्यादा उसमें वेरी नहीं उसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आते हैं। दूसरा फार्मूला क्या है, वही सेम, सॉल्यूट ऊपर है और नीचे सॉल्वेंट की जगह पे सॉल्यूशन है। और ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा भी था कि जब भी हम पानी में चीनी मिला रहे हैं तो पानी का लेवल इंक्रीज़ क्यों नहीं होता है। पानी का लेवल इंक्रीज़ इसलिए नहीं होता है क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में गैप्स थे, तो जैसे मैंने शुगर मिलाया उन गैप्स में वो शुगर चला गया और लेवल इसलिए नहीं इंक्रीज़ हुआ। अगर उनके बीच में गैप नहीं होता
तो शायद इंक्रीज़ हो सकता था लेवल। ठीक है, तो इसीलिए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दोनों ही अमाउंट सेम होते हैं, लेकिन अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट होगा वो आप डालोगे, वो डिसाइड करता है, वो डिपेंड करता है कितना आप डाल रहे हो। ठीक है, जैसे चीनी आपने उसमें डाल दिया, अगर आधा किलो चीनी डाल दिया 1 लीटर पानी में, तो आप उसके बारे में इस फार्मूले से निकाल सकते हो कितना कंसनट्रेशन है उसका सॉल्यूशन का। द कंसनट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मास बाय मास परसेंटेज और एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय मास या वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर वाला है, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में मास रखेंगे, जो वैल्यू होगी वो मास में रखेंगे, और जो डिनोमिनेटर में होगा अगर वो भी मास में लिख रहे हो तो वो भी केजी में लिखोगे, ऊपर भी केजी नीचे भी केजी। और अगर अगर मास बाय वॉल्यूम आप कर रहे हो तो ऊपर में आप केजी में लिखोगे और नीचे वॉल्यूम में क्या लिखोगे, लीटर में लिख सकते हो। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर में लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज क्या होगा? ऊपर भी किलोग्राम में, नीचे भी किलोग्राम में, और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, ये इसका कैसे आप निकालोगे? मास ऑफ सॉल्यूट ये किलोग्राम में होगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये आपका लीटर में होगा। ठीक है, इंटू 100। तो मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। बाकी इस पे बेस कुछ एग्जांपल्स आगे करना होगा, हम कर लेंगे। मेरे ख्याल से बुक में भी दिया होगा, आप बुक की भी हेल्प ले सकते हो। बाकी आज यहीं पर रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।